और इस मध्य में पार्टी ने मुझे आप सभी के बीच में पार्टी का दृष्टिकोण और पिछले 2017 से 22 के बीच में जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा काम किए गए और श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, उनके प्रयासों से जो हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए जो योजनाएं दी गई हैं, उसके विषय में अपना मुद्दा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। शिमला हमारी राजधानी है और ब्रिटिश काल में भी ये राजधानी थी। उस समय की कुल जनसंख्या की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो ये 15 और 20 हज़ार के लगभग थी। समय बदला, परिस्थितियां बदली, हालात बदले, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इसकी जनसंख्या 2.5 लाख के लगभग पहुंच गई है। और यहां अगर नगर निगम की तरफ नजर दौड़ाई जाए पिछले गत वर्षों में, तो यहां पर एक विशेष राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का दबदबा रहा वर्षों से। परंतु वर्षों से दबदबा तो रहा, पर यहां की मूलभूत जो आवश्यकताएं थी उसको किसी योजना में ढाल करके उसके लिए मूर्त रूप देने का काम नहीं किया। हिल क्वीन के नाम से तो हम शिमला को जानते हैं, परंतु ये क्वीन कैसे और सुंदर बने, उसके लिए अगर प्रयास हुए हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि स्मार्ट सिटी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को, शिमला को, पहले शिमला को, उसके बाद धर्मशाला को उपहार के रूप में दिया, तो आज उसका चित्र हम देख रहे हैं। लोगों को आभास और एहसास हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज हम नेशनल हाईवे से लेकर के यहां शिमला में भ्रमण करते हैं तो पैदल चलने वाले रास्ते कितने सुंदर दिख रहे हैं। यहां पर ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, आजीविका भवन बन करके करोड़ों रुपए से तैयार हो गए हैं। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम कुछ और करेंगे, एक पार्किंग तो बना नहीं सके। यहां पर अगर शिमला शहर की पार्किंग की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो ये तमाम पार्किंग जो है ये भारतीय जनता पार्टी के समय हुई थी। एक्सीलेटर यहां पर लगाए गए हैं। यहां पर पुरानी, वर्षों पुरानी सड़कों को जो संगड़ी थी, तंग थी, बिना किसी रोकथाम के, बिना जनता जनार्दन को तंग किए बिना वो सड़कों का कुछ चौड़ा किया गया है। यहाँ टनल, एक टनल इंतज़ार हुआ वर्षों, अगर उसकी तरफ भी अगर हम नज़र दौड़ाए तो ये इस स्मार्ट सिटी में आई। मैं ये भूमिका इस रूप में आपके समक्ष रख रहा हूँ। आज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और यहाँ अगर 6,500 करोड़ रुपया नगर निगम के सौंदर्यकरण के लिए लगाया गया है तो इसका श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, या 5 वर्ष श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको जाता है। मैं अखबारें रोज पढ़ता हूँ। मैंने पिछले कल यहाँ की प्रेस वार्ता और अखबार को पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि यहाँ लोगों की आंखें खुल जाएंगी। लोगों की आंखें खोलने के लिए झूठी गारंटियां काम नहीं करती, उसको धरातल और यथार्थ में बदलने का काम करना पड़ता है। यहाँ कह रहे हैं कि इस शहर को और सुंदर बनाया जाएगा।
यहाँ रोपवेज होंगे। यानी भारत सरकार ने पर्वतमाला योजना स्मार्ट सिटी के लिए 1546 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है। इसमें इनका कोई योगदान नहीं है, इनका कोई योगदान नहीं है। यहां पर हमारे एक मंत्री जी कह रहे थे कि यहां पर 24/7 लोगों को पानी मिलेगा। तुमने कौन सा कद्दू में तीर मारा है? यहां लोगों को गुमराह करना ये तुम्हारे स्वभाव में है। परंतु इस देश की सबसे बड़ी योजना पीने के पानी की योजना, मैं ये कह सकता हूं कि 1813 करोड़ रुपया, 1813 करोड़ रुपए से ये सतलुज नदी से, जहां कई पेचीदगियों के बाद, अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद स्वीकृति मिली, और आज ये पेयजल योजना लगभग इसका काम युद्ध स्तर पर लगा है। और आने वाले कुछ वर्षों में हमारे शिमला में 24/7 पानी मिलेगा। ये स्मार्ट सिटी भारत सरकार और श्री जयराम ठाकुर जी की देन है। तुम क्या कर रहे हो? इसलिए अनाप शनाप की बयानबाजी करना, मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। तो कुल मिलाकर के यहां पर राजधर्म की बात हो रही है। कौन से राजधर्म की बात कर रहे हो? 10 गारंटियां भी तो शपथ थी। यानी शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। यानी यहां पर राजधर्म की बात कर रहे हो। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पिछले 4 महीने में तुम्हें बहुत नजदीकी से देखा है, परखा है, जांचा है। यानी गारंटियां पूरी करना तो दूर की बात रही। अप्रैल 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, जनता की मांग पर जितने संस्थान श्री जयराम जी की सरकार ने खोले, उन तमाम को बंद कर दिया गया। कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन है। क्या ये व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है? कह रहे हैं कि प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया, और बोरोइंग लिमिट जो है धर्मशाला के सेशन में 3% से बढ़ा करके 6% कर दी। 6000 करोड़ रुपया लोन के रूप में ले लिया। यानी कहने में और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। जो बोलते हैं और व्यवहार है, वो बोल वाणी और व्यवहार में कहीं एक रूपता नहीं है। तो इसलिए मैं सारी बात आपके समक्ष ये रखना चाहता हूं कि ये व्यवस्था परिवर्तन, नीड बेस्ड दृष्टिकोण, ये मुख्यमंत्री जी के बहुत अच्छे वाक्य हैं। पर इतना कहना चाहता हूं, चाहे पीने के पानी की योजना की बात हो, चाहे यहां पर पर्वतमाला योजना की बात हो, चाहे यहां पर टनल निर्माण की बात हो, यहाँ शिमला को और सुंदर बनाने की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और इनके मुख्यमंत्री, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी बेगानी शादी में दीवाने हो रहे हैं। शादी किसी की लगी हुई है और दीवानगी इनके सिर पर चढ़ करके बोल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस सारी परंपरा को छोड़ दें, यथार्थ की जिंदगी में जीने का काम करें। मैं इस सरकार का एक और खुलासा करना चाहता हूं। क्या कहा गया था? हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो लगे थे बेचारे, उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोरोना के समय जिन्होंने युद्ध लड़ा, उन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की,
आज उनके गर्दन पर तलवार, चाहे वो स्टाफ नर्सिस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिकल फोर्स टास्क के वर्कर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, सामाजिक संस्थाएं उनका सम्मान करती हैं, प्रशस्ति पत्र देती हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाली हुकूमत जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। जल शक्ति विभाग में काम करने वाले पैराफिटर्स, मैकेनिक, पाइपलाइन में 3-3 सालों से काम कर रहे थे, उनको कहा अब आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। राष्ट्रीय पोषण योजना, बाहर का रास्ता। विद्युत योजना में काम करने वाले नौजवान जो किसी परिवार के सहारा थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब विधानसभा से लेकर के आज तक हम कई मुद्दों को देख रहे हैं। विधानसभा में 1 लाख लोगों को 1 साल में रोजगार देने की बात, कहीं पर उनका कोई रोड मैप नहीं है। परसों कैबिनेट सब कमेटी की एक मीटिंग होती है और कहा जाता है कि हम हिमाचल प्रदेश के दूर दराज पिछड़े हुए क्षेत्र के जो स्कूल हैं वो खाली पड़े हैं, उनके हम पद भरेंगे, बिना इंटरव्यू के भरेंगे। अधिकार वहाँ के प्रिंसिपल को होगा, स्थानीय प्रशासन को होगा। और अगले दिन मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां होंगी, चोर दरवाजे से नहीं। चोर दरवाजा, ये मेरे पास एक ड्राफ्ट आया है। यहां प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से इन कंटिन्यूशन यहां ये चिट्ठी जाती है सेक्रेटरी एजुकेशन को कि हम आपको एक प्रस्तावना भेज रहे हैं, जो 12,000 नियुक्तियां हैं, उन नियुक्तियों में हम पहले चरण में 3,000 नियुक्तियां करेंगे। टीजीटी आर्ट्स होंगे, टीजीटी नॉन मेडिकल्स होंगे, सीएनबी होंगे, एलटी होंगे, और इसमें 74,90,99,320 करोड़ रुपया वहां शिक्षा विभाग को प्रस्तावित भी किया जाता है। ये है चिट्ठी, ये चिट्ठी है। ये जो डायरेक्टर हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के और मुख्यमंत्री जी यहां पर बाइट दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया को बता रहे हैं कि नहीं, ये सरासर झूठ है। ये दस्तावेज क्या झूठ है? हिमाचल प्रदेश के लोगों की योग्यता का गला घोंटने का जिम्मा, जिन्होंने कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिन्होंने यूजीसी सेट नेट क्लियर किया है, क्या उनके साथ ये धोखा नहीं है? तुम्हारा मुख्यमंत्री जी, तुम्हारा और तुम्हारे मंत्रिमंडल के बीच में कोई भी रास्ता नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। अब तालमेल होता तो इस प्रकार की घटनाएं, एक्सीडेंट नहीं होते, पर हम एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष है, लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे, और कांग्रेस जैसी जो पार्टी पूरे देश में अब दूरबीन से भी दिख करके नहीं दिख रही है, उसको हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे, और हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से भी नहीं होने देंगे। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं कि इस प्रकार की बातें कह करके इस नगर निगम के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। पहले 10 गारंटियां तो पूरी कर लो। गोबर जो लोगों ने ढेर लगा रखे हैं, हिमाचल पूछ रहा है, शिमला पूछ रहा है, कुछ ना कुछ तो पशुपालन विभाग इसके ऊपर में योजना तो बनाओ। लोगों ने गाय भैंसें पालना शुरू कर दी। 100 रुपए कहा कि हम भैंस का दूध लेंगे, 80 रुपए हम गाय का दूध लेंगे।
क्या है उसके बारे में, कौन सी, अब ओपीएस का हम स्वागत करते हैं, कह रहे हैं हर कैबिनेट मीटिंग में एसओपी की बात होती है, ऑफिस सर्कुलेशन सर्कुलर निकलता है, क्या नोटिफिकेशन निकली है उसके ऊपर, यानी हर कैबिनेट में कोई नई बात, ये नोटिफिकेशन क्या ऑफिस सर्कुलर को हम नोटिफिकेशन मान लें। तो इस प्रकार से अब ये शिमला जो है ये पढ़े लिखों का शहर है, प्रबुद्ध जनता का शहर है, यहां की आवाज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जाती है, और यहां की आवाज को लोगों ने अपनी पारखी नजरों से बड़े नजदीक से परख लिया है, नजदीक से पहचान लिया है, नजदीक से देख लिया है। अब कह रहे थे यहां पर पिछले कल कहा कि हम राजधर्म निभाएंगे, 125 यूनिट बिजली हम श्री जयराम ठाकुर की सरकार देती रही है, आज भी चल रहा है, आपने उपहार दे दिया और यहां भी वो उपहार मिला है, यानी 25 पैसे से लेकर के 57, 58, 49 पैसे बिजली बढ़ा दिए। और तो और बहनों का अपमान कितना हो गया, और बड़े बड़े नेता कहते थे कि आपके परिवार में अगर 18 साल से ऊपर बहनें होंगी तो 1500 रुपया महीने का मिलेगा। बाइट्स घूम रही है आजकल सोशल मीडिया में, कहते थे 1 होंगी तो 15, 2 होंगी तो 3000, 3 होंगी तो 4500। बजट की किताब खोली, चर्चा में हिस्सा लिया तो हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर और 49 साल तक के बीच में 23 लाख महिलाएं, 2,31,000 को पेंशन दी, पर वो भी धोखा दिया। जिनको श्री जयराम ठाकुर ने पहले ही पेंशन लगाई हुई थी उसमें से किसी को 500 डाल दिया, किसी को 350 डाल दिया, तो 20 लाख महिलाएं और क्या करें। हिमाचल शिमला की महिलाएं भी पूछ रही हैं, प्रदेश की महिलाएं भी पूछ रही हैं, और तो और जो गृह लक्ष्मी योजना थी उसके नीचे कुछ नंबर दिए थे, रोजगार प्राप्त करने के लिए कुछ नंबर दिए थे, पर वो नंबर जब आप डायल करते हैं तो वो स्विच ऑफ आते हैं। तो मैं सिर्फ आपके मध्य सारी बातें इसलिए रखना चाहता हूं, कुछ झूठी गारंटियां यहां पर भी ये दे रहे हैं, और शिमला में हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, नगर निगम भाजपा की बनने वाली है, और उसके बाद सरकार जो आवाज चारों तरफ से है, बड़े बड़े उनके दिग्गज भी कह रहे हैं कि हमारा गला जो है वो इन्होंने कस दिया है, हम अपनी बात कहीं नहीं रख सकते, पुनः हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन होगी। गुड गवर्नेंस के नाम पर, गुड गवर्नमेंट के नाम पर, जनहित के नाम पर, लोगों की अभिव्यक्ति के नाम पर, लोगों की भावनाओं को समझने के नाम पर। तो ये सारा वृत्त जो मैंने आपके सामने रखा है, शिमला बहुत हमारे प्रबुद्ध लोगों का शहर है, और गारंटियां लोगों ने परख ली है। राजधर्म के नाम पर जो कांग्रेस के नेता यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राजधर्म की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। राजधर्म ये नहीं कहता वायदा किया है तो उससे मुकर जाओ, राजधर्म ये कहता है कि मुंह से निकले हुए शब्दों को हम अक्षरशः पूर्ण करेंगे। ये राजधर्म की परिपाटी है, परंतु कांग्रेस का राजधर्म एक परिवार तक सीमित है। मैंने कई बार कहा है कि ये राजधर्म परिक्रमा के रूप में जाना जाता है, पराक्रमी के रूप में नहीं जाना जाता। और जो परिक्रमा एक परिवार का लगा करते रहते हैं वो श्रेष्ठ बन जाते हैं, वो बड़े बन जाते हैं, और जो पराक्रमी हैं, जानने वाले हैं, योग्य हैं, वो पिछड़ जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी उसी नींव पर खड़ी होकर के यहां नगर निगम बनाना चाहती है, परंतु उनके सपने साकार नहीं होंगे, और यहां पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की यहां पर मेयर, डिप्टी मेयर बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि यहां शहर के लोग जो जितने
6,500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पर आया है। और यहाँ जो कांग्रेस जिसका क्रेडिट ले रही है कि ये हम कर रहे हैं, वो तुम नहीं कर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी चुनावों से पहले यहाँ खजाना भर करके गई है। और ये तो कह रहे हैं कि खजाना खाली है। अगर तुम्हारा खजाना खाली है तो शिमला के साथ तो फिर तुम धोखा करोगे, हाँ, इनका खजाना खाली नहीं है, सीपीएस बना दिए और चेयरमैन के नाम आते हैं तो बाद में हम देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, यानी जैसे 2 लाइनें लिख दो। ये संविधान की भी उल्लंघना है। संविधान इस प्रकार की व्यवस्था कहीं नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेसी विचारधारा में इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी होती है। तो मैं पत्रकार मित्रों सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये शिमला शहर जो सुंदर बना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है। मुझे याद है कि जब हम 2017 में एमएलए बने थे, 3 महीनों के बाद यहाँ बड़ा हल्ला मचा था, पूरा शहर सड़कों पर था। पानी की वही पुरानी योजना थी, परंतु उस समय 5 महीनों में 70 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई गई थी। गुम्मा से पानी यहां पहुंचाया गया था। हम संवेदनशील हैं। 1800 करोड़ रुपए से अधिक पानी की व्यवस्था यहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। और युवाओं के साथ जो छल इन्होंने किया है, हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक प्रहरी के रूप में लोगों के साथ खड़ी रहेगी। हम चौकीदार की भूमिका अदा करते रहेंगे, गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए समर्पित हैं। इसलिए यहाँ आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आपका बहुत हमें सहयोग मिलता है। हमारी सारी बातें आपके माध्यम से जनमानस तक पहुँचती हैं और लोकतंत्र में हमारी जो पत्रकारिता है एक मजबूत स्तंभ है। इस स्तंभ के माध्यम से हम अपनी बात को जनता जनार्दन तक पहुंचा पाते हैं। हमारा मैनिफेस्टो भी आया है, उस मैनिफेस्टो को रिलीज़ किया गया है और मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पानी हम पहुंचाएंगे। यहाँ पर जो कूड़ा वन नगर निगम वन टैक्स की प्रणाली यहाँ पर लागू करेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से कोविड के समय हमने 4 करोड़ रुपए का जो कूड़ा था उसके ऊपर हमने माफ़ किया था, कूड़ा उठाने की प्रक्रिया जो थी, आगे भी इसको चैनलाइज करेंगे। यहाँ पर अच्छे और पार्क बनाएंगे, एक्सीलरेटर लगाएंगे और इस शहर को और सुंदर बनाएंगे। पर ये कोई और नहीं, ये मतदाता कर सकते हैं, हम आह्वान कर सकते हैं, माध्यम आप हैं। ये सारी बात मैंने आपके सामने रखी है। हमारी पार्टी पूरी मेहनत और तन्मयता से काम कर रही है। मुझे भी 7 बार दिए गए। प्रभात साहब, आपने अभी एक चीज़ कही कि बीजेपी जल्दी सत्ता से हीन होगी, तो आज कांग्रेस एमएलए जिन तक से बीजेपी कुछ भी हो सकता है या नहीं है, हो सकता है कुछ भी। भविष्य की दीवार पर जो शब्द है वो कुछ लोगों को सामने हम अक्षरों को पढ़ रहे हैं। साहब, आपने जब कुछ बोला तो उसका परमुटेशन या कॉम्बिनेशन कुछ तो निकाला होगा कि किस आधार, वो अगली बार बताएंगे, आज इतना ही। और सर, आप कह रहे हैं कि भाजपा के टाइम शहर का विकास हुआ, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पैसे का दुरुपयोग किया गया है, लोहा लगा दिया गया, जंगल में गमले लगा दिए गए। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर पैदल चलने वाले रास्ते सुंदर बने हैं, बढ़िया बने हैं, आप सैर करते हैं तो मुख्य सड़क से हट करके पैदल रास्तों पर चलते हैं तो अच्छे तो बने हैं। यहाँ पार्क बने हैं, एक्सीलरेटर बने हैं, यहाँ पर आजीविका भवन बना है, यहाँ पर पार्किंग बनी है, तो उसमें लोहा भी लगेगा। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं डंगे बहुत लगा दिए, तो पंजाब थोड़ी है शिमला कि जहाँ पर कोई पहाड़ी नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश में जहाँ सड़कें बनती हैं, जहाँ पर पर्कुलेशन बेल्ट बनते हैं, जहाँ पर स्कीम्स बनती हैं, वहाँ पर इन योजनाओं का वहाँ पर लोहा भी लगेगा, पत्थर भी लगेगा, गारा भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए
हाँ, पर एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सत्ता में इतनी मंत्र मुग्ध हो गई है। कल हमारे आईजीएमसी में आग लगी, जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले वहाँ पहुँचना चाहिए था, पर वो लोगों के बीच में घुसे रहे, वोट मांगते रहे और आईजीएमसी का नया भवन जलता रहा। तो ये संवेदनहीनता ही है। और हमारे नेता तुरंत पता लगने के बाद श्री जयराम जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे। यानी तंत्र में हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और इस इंटरेक्शन को जब सत्ता होती है शायद तो कुछ लोग पहचान नहीं पाते। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप चुनाव प्रचार करिए, पर ऐसी घटनाओं में अपनी उपस्थिति प्रथम नंबर पर दर्ज करवानी चाहिए थी। आपके मंत्री जब तब पहुंचे जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी थी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। परमार जी, सवाल तो भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी उठ रहे हैं और ठीक नगर निगम चुनावों के समय भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति और जिन कार्यकर्ताओं के टिकट कटे उनको संगठनात्मक जिम्मेदारी, और जो आपके पन्ना प्रमुख और त्रिदेव आपने बनाए थे वो तो जमीन पर कहीं दिख नहीं रहे। हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है, हम आइडियोलॉजिकली बेस्ड पार्टी है और आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले हम लोग हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारी संगठन की व्यवस्था है वो पूरी मेहनत से, तन्मयता से काम कर रही है। और हमारा जो नेतृत्व है वो नेतृत्व चाहे हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम जी हैं या यहाँ पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी हैं और यहाँ पर हमारे प्रभारी भी श्रीकांत शर्मा जी यहाँ पर इस चुनाव अभियान को देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता में विश्वास करती है और यहाँ विचार में विश्वास रखती है। पार्टी जीतेगी और नेतृत्व का कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता है, ये भी मैं कहना। परमार जी, आपने मेरा पहला क्वेश्चन तो वैसे बातों में टाल दिया। आई विल नॉट इंसिस्ट ऑन द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन इज कि आप कहते हैं बार बार कि कांगड़ा के साथ भेदभाव हुआ है, कांग्रेस ने कांगड़ा के साथ भेदभाव करा है, बट अभी जब अपना संगठन में जब नियुक्तियां हुई तो कांगड़ा वॉज वेरी होपफुल कि वहां से कोई ना कोई आएगा। तो इस पर कुछ आप बोलेंगे कि वहां बीजेपी ने भेदभाव नहीं करा कांगड़ा के साथ? नहीं, इसको मैं भेदभाव नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा नेतृत्व है सभी से विचार विमर्श करने के बाद, राय मशवरा करने के बाद फैसला लेता है। और हमारी पार्टी में ये जो पद है ये दायित्व माने जाते हैं और जब टीम बनती है तो उस टीम में अलग अलग दायित्व अलग अलग व्यक्तियों को सौंपे जाते हैं। फिर वो सामूहिक रूप से काम करते हैं। फिर वो सामूहिक रूप से काम करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्यक्ति बड़ा नहीं, यहाँ पर पद और विचार बड़ा गिना जाता है। इसलिए मैं नहीं मानता कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। और दूसरा, जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो उस समय हमारे 4 मिनिस्टर थे। चाहे उससे पहले श्री प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, उस समय वहाँ से पूरे अधिक मिनिस्टर थे। और इस बार तो कांगड़ा में 15 में से 10 कांग्रेसी जीत करके आए, पर उनका जरा नजदीक से हाल कभी पूछना। मैं तो संगठन की बात कर रहा था। ये दायित्व क्या कांगड़ा को नहीं किया जा सकता था? आप दायित्व की बात कर रहे हैं। दायित्व, बहुत से दायित्व होते हैं, तो वो दायित्व अलग अलग कार्यकर्ताओं को दिए जा सकते हैं। वो पार्टी उस पर विचार करेगी। आपने कहा कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयज को रिमूव कर रही है, जिसमें आपने कोविड के समय में जो अपॉइंट किए थे उनका की जाए। आपके पास जो अलग अलग डिपार्टमेंट के आपने गिने हैं, कोई डाटा है, कोई नंबर है, कितने लोग हैं जो निकाले गए हैं और अंडर प्रोसेस? ये मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आपने कहा गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जल्द आप सत्ता में आएंगे। सवाल ये है, आपके संपर्क में कितने विधायक हैं? वो मैं मौके पर बताऊंगा।